जीवित रहते हुए न्यायालय नायब तहसीलदार सदर आजमगढ़ ने मृत घोषित कर दिया था। तब से मैं अपने नाम के साथ लाल बिहारी मृतक लिखना शुरू कर दिया। वो अपने जिंदा होने के लिए मेरा कोई ऐसा विरोध नहीं था कि मैं विधानसभा में जाकर हंगामा करूं, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं जिंदा होने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने जिंदा होने के लिए मैं विधानसभा में 9 सितंबर 1986 को पर्चा फेंका, हंगामा किया, गिरफ्तारी दिया। फिर भी दोस्तों, हमारे देश में आम आदमियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक आम आदमी की स्टोरी सुनाएंगे जो कि अगर ज़िंदगी में संघर्ष नहीं करता तो वो आम आदमी ही बना रहता। हाय फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाले हैं, क्योंकि आज हम दोस्तों एक ऐसे इंसान से मुलाकात करने वाले हैं जो कि सरकारी कागजात पर मृतक घोषित हो चुके थे। बच्चे इन्हें भूत चाचा कहकर बुलाते थे। ये कैसे भूत हैं जिन्हें आजीवन नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इनका नाम है लाल बिहारी मृतक। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मृतक शब्द। एक ऐसे इंसान हैं जो सरकारी कागजात पर मृतक घोषित हो चुके थे। ये जो कहानी है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये इन्हीं की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के अमिलो गाँव में रहते हैं। दोस्तों, इनके नाम के आगे जो मृतक शब्द लग गया था, उसको हटाने के लिए इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। तो दोस्तों, चलते हैं इनके पास, इन्हीं की इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी इन्हीं के ज़रिए सुनते हैं। आप वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहें, इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनने को मिलेगी। तो अंकल जी, आप कैसे हैं? हम तो ठीक हैं। सबसे पहले आपसे मैं का परिचय जानना चाहूँगा कि अंकल जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है लाल बिहारी मृतक और इस समय लाल बिहारी मृतक दागी हो गया हूँ और मृतक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो अंकल जी, जैसे आपने अपना नाम बताया कि अभी मेरा नाम है लाल बिहारी मृतक, तो ये जो मृतक वर्ड आपने यूज़ किया है, तो इसके पीछे स्टोरी क्या है? देखिए, मृतक शब्द 30/7/1976 के बाद आया है। मुझे तहसील के भूराइस अभिलेख में जीवित रहते हुए न्यायालय नायब तहसीलदार सदर आजमगढ़ ने मृत घोषित कर दिया था। तब से मैं अपने नाम के साथ लाल बिहारी मृतक लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, तो जैसे कि आपको मृतक घोषित कर दिया गया था, तो अंकल जी मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपको समाज ने मृतक घोषित कर दिया, तो ये किन लोगों ने आपको मृतक घोषित किया था, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, उसमें शासन के अधिकारी कर्मचारी ने किए थे, मृतक घोषित किए और थे। किस वजह से किए थे? वो जो जमीन हमारे नाम थी, जो ग्राम खलीलाबाद, हमारे जन्मभूमि ग्राम खलीलाबाद संजरपुर की, उस जमीन पर न्यायालय नायब तहसीलदार ने मृत घोषित किया था। अच्छा, तो तब से मैं अपने नाम के साथ मृतक जोड़ लिया। तो जब आपको पता चला कि आपको सरकार ने मृतक घोषित कर दिया गया है, तो आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कैसा फील हुआ? तो और आपने उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई की और आपने क्या कदम उठाए? देखिए, इंसान को, जिंदा आदमी को मृतक घोषित कर दिया जाएगा तो आप सोच लीजिए उसके दिल दिमाग पर क्या गुजरती रही होगी, कैसे आदमी समाज में जीता होगा। एक जिंदा आदमी को मुर्दा कहा जा, भूत कहा जा, शैतान कहा जा, मृतक कहा जा, चलती फिरती लाश कहा जा, तो आदमी कितना शर्मिंदा होता, कितना कष्ट झेलता है। जैसे उस समय लोग कहते थे भूत आ गया, मृतक आ गया, शैतान आ गया, मरहूम आ गया, लाश आ गया, कंकाल आ गया, तो कितनी शर्मिंदगी होती थी कि इस जिंदगी से बेकार मर जाना अच्छा है। तो मैं अपने जिंदा होने के लिए मैं लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। मैं कचहरी गया, नेताओं के पास गया, विद्वानों के पास गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मैं मृतक संघ बनाया और मृतक संघ मैं नहीं बनाया, हमारे गुरु थे श्री स्वर्गीय श्यामलाल कनौजिया, हमारे पाहिया के रहने वाले थे, हमारे गुरु थे वो। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम अपने नाम के साथ मृतक टाइटल जोड़ लो, इस नाम को लोग सुनकर शर्मिंदा होंगे और मानव के प्रति मतलब जागरूक होंगे, न्याय के प्रति जागरूक होंगे। तो
तब से मैं मृतक टाइटल लिखना शुरू किया। फिर वो कहे कि बेटा तुम मृतक संघ बनाओ, एक इसी संगठन के माध्यम से लड़ाई लड़ो, अपनी भी लड़ाई लड़ो, अन्य लोगों की भी लड़ाई लड़ो। तो मैं मृतक संघ बनाया। तब से मैं जनहित में अपने लड़ाई लड़ा और अपने साथ साथ कई हजार लोगों को मैं राजस्व अभिलेखों में जिंदा कराया हूँ। तो अंकल जी, जैसे कि आपने बताया है कि आपने एक मृतक संघ कल्याण जो आपने ही स्टार्ट किया था, तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है और कितने लोग इसमें ऐड हुए? जब आप इसको आपने इसका वो स्टार्टिंग की तो आपको मतलब क्या पता लगा कि कितने लोग आपके जैसे हैं और आपने इसको मतलब कैसे आगे लेके गए आप? देखिए, जब हम लोग मृतक संघ के बैनर तले लड़ाई लड़ना शुरू किए तो बहुत लोग जुड़े। इसमें माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद एक जनहित याचिका सत्कार किया। टाइम मैगजीन में छपा था अमेरिका में, तो उसको पढ़कर बड़ा हंगामा हुआ था और उसमें मुकदमा चला, उसमें पूरी जांच हुई। तो अधिक संख्या में लोग, कई हजार लोग जिंदा हुए और बराबर वो चल ही रहा है, आज भी लोग जिंदा हो रहे हैं। अच्छा, देखिए मृतक संघ तो है ही है, मृतक संघ जन कल्याण ट्रस्ट भी है। अच्छा। हाँ, तो अब जन कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से अब जनहित में लोगों के विकास के लिए, कारोबार के लिए, जीवित मृतकों के कल्याण के लिए, अन्य जो छात्र छात्राएं हैं, जो अन्य लोग हैं, इनके लिए भी अब काम करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। अंकल जी, आपने यूपी विधानसभा के कार्यालय में आपने पर्चा फेंक दिया था, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, यूपी विधानसभा के कार्यालय में नहीं फेंका था, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अच्छा 9 सितंबर 1986 को पर्चा फेंका था अपने जीवित होने के लिए। अच्छा। हाँ, उसमें हंगामा किया, गिरफ्तारी हुई, बंद हुए, फिर छोड़ा गया 7 घंटे के बाद। अच्छा। तो वो अपने जिंदा होने के लिए, मेरा कोई ऐसा विरोध नहीं था कि मैं विधानसभा में जाकर हंगामा करूं, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं जिंदा होने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने जिंदा होने के लिए मैं विधानसभा में 9 सितंबर 1986 को पर्चा फेंका, हंगामा किया, गिरफ्तारी दिया। फिर भी उस विधानसभा में मेरा नाम नहीं दर्ज किया गया। अच्छा। कार्रवाई रजिस्टर में, इसलिए लोग जान गए कि अभिलेखों में मृतक है और सारी कार्रवाई किए, लेकिन नाम नहीं दर्ज किए कि विधानसभा में पर्चा फेंकने वाला युवक भारत का है या पाकिस्तान का है या किस देश का है। तो ये भी बहुत शर्म की बात है कि जो आदमी इतना बड़ा विधानसभा में हंगामा कर दे, पर्चा फेंक दे, नारा लगा दे, गिरफ्तारी दे, उसका नाम न आए, तो क्या कहा जाए यहाँ के कानून के पालन करने वाले लोगों का? कानून यहाँ खराब नहीं है, यहाँ संविधान खराब नहीं है, लेकिन यहाँ जो संविधान का पालन करने जाते हैं एमपी, एमएलए, विधायक, इन लोगों की अब देखिए मानसिकता क्या है कि वहाँ नाम छुपा लिए। तो जब वहाँ का नेता मंत्री नाम छुपा रहा है तो अधिकारी कर्मचारी क्यों नहीं नाम छुपाएंगे? अंकल जी, अभी आपने बताया कि हमारा नाम लाल बिहारी मृतक है, और ये जो अंकल जी दागी वर्ड है, ये कैसे आया? इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, दागी वर्ड भी आया है माननीय हाई कोर्ट खंडपीठ लखनऊ में। मैं 25 करोड़ का हर्जा खर्चा मानहानि का दावा किया था। अच्छा। तो उसमें मेरा मुकदमा भी खारिज हो गया और 10,000 रुपया मुझे जुर्माना लगा दिया कोर्ट ने कि ये कोर्ट का समय नष्ट किए हैं। तो जब इंसान को मुल्जिम बना दिया जाता है, जैसे जुर्माना लगाना और सजा देना दोनों ही एक ही, मान लीजिए दोनों भाई हैं। अच्छा। तो जब 10,000 रुपया जुर्माना लग गया तो मैं दागी हो गया ना, वो दाग तो मुझे लग गई। तो इसलिए मैं कोर्ट के सम्मान में फिर अपने नाम के साथ दागी जोड़ लिया, लाल बिहारी मृतक दागी। मैं कोर्ट का सम्मान किया हूँ, जो कोर्ट का आदेश है, जो 10,000 जुर्माना लगाया हमारे पर, मैं उसको स्वीकार कर लिया। जैसे मुझे मृतक किए तो मैं मृतक जोड़ लिया, कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना लगाया तो मैं जुर्माना को स्वीकार कर लिया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 जुर्माना को खारिज करके मुकदमा भी खारिज कर दिया। तो लोग मुझे अब दागी तो कहना, दागी का अर्थ तो आप जानते होंगे कि दागी का अर्थ कितना है, लेकिन मैं कोर्ट के सम्मान में अपना नाम दागी लिख रहा हूँ। कोर्ट के सम्मान में अपना नाम दागी लिख रहे हैं। तो जैसे कि आपने अंकल जी बताया कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इस नाम को हटाने के लिए, तो अंकल जी जब ये नाम हटा
और इसके पीछे क्या कहानी है कि ये जो मृतक नाम जो आपको समाज में जो हटाने के लिए आप जो कोशिश किए, तो ये हटा या कैसे हटा, और मतलब आपने क्या किया? देखिए, हटा नहीं, 18 वर्ष संघर्ष किया अपने जीवित होने के लिए और बहुत विभिन्न प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ा। 30 जून 1994 के मुझे राजस्व अभिलेख में जिला अधिकारी और मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ ने पुनः अभिलेखों में जिंदा कर दिया 94 में, 1994 में। फिर भी मेरा नाम वो हटा नहीं, अब टाइटिल हो गई। अच्छा। लाल बिहारी मृतक टाइटिल हो गई तो हटेगा कहाँ से? सारे प्रूफ जैसे मेरे बच्चों के नाम जो मार्कशीट है वगैरह वगैरह सब है, सब लिखते हैं। तो उस पे आपका नाम क्या रहता है? वो बच्चे लिखते हैं फलां पुत्र लाल बिहारी मृतक लिखते हैं। सब बच्चे बच्चियां सभी लिखते हैं, मतलब हमारी टाइटिल हो गई है लाल बिहारी मृतक। अंकल जी, ये आप जो बता रहे हैं कि हमें पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र मिला हुआ है, तो ये क्या है और ये आपको कैसे मिला? देखिए, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र उसी व्यक्ति को मिलता है जो जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता, कोई अपराध नहीं करता है। तो अब तक मैं 47 वर्षों, मतलब 1976 से आज तक मैं कोई अपराध नहीं किया, ना अपराध का समर्थन किया, ना अपराधियों का साथ दिया। अच्छा। इसलिए मैं अपराध का विरोध करता रहा, लेकिन मेरी मजबूरी थी। कुछ कहीं कहीं मैं कानून का विरोध किया हूँ, कानून का नहीं विरोध किया हूँ, बल्कि समझिए जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी उनका विरोध किया हूँ, उनको न्याय के प्रति जागरूक करने के लिए अपनी आवाज उठाया हूँ। लेकिन मैं वहाँ इसलिए नहीं किया कि मैं कोई अपराध करूँ। तो इसलिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र मैं दूसरे तीसरे साल ले लेता हूँ कि मेरे ऊपर अभी कोई दाग नहीं है, और हर वर्ष समझ जाइए कि मैं चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेता हूँ और मुझे मिलता है। अभी मेरे ऊपर कोई अपराध का मुकदमा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। समझता हूँ कि जो हमारे देश के अधिक संख्या में नेता मंत्री हैं, वो अगर अपना पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएं तो शायद उनको भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि उनके ऊपर कुछ न कुछ मुकदमा है। लेकिन मेरे ऊपर एक भी अभी कोई मुकदमा नहीं, न मैं कानून का अपमान किया हूँ। हाँ, मेरी मजबूरी थी, मैं जीवित होने के लिए जो भी किया हूँ, लेकिन जानबूझ के नहीं किया हूँ। आपने अंकल जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, तो इस काम में जब आपने काम किया है तो आपके बहुत सारे दुश्मन भी बने थे, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, कोई लड़ाई लड़ता है तो दुश्मन तो होते ही हैं, और दुश्मन समझ जाइए गुरु होता है। अच्छा। जिस व्यक्ति का दुश्मन अगर बढ़िया न हो तो वो तरक्की नहीं करेगा, लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। दुश्मन को अपने सर पर रखना चाहिए, लेकिन दानेदार दुश्मन हो, नादान दुश्मन न हो। तो मैं जो शिक्षा के प्रति लड़ाई लड़ा हूँ और बच्चों के विकास के प्रति, न्याय के प्रति, तो ये कारण क्या है? मैं तो बचपन में बाल श्रमिक था, बनारसी साड़ी में मुबारकपुर में अमलों में बुनाई करता था, अनपढ़ था हम लोग। अच्छा, आप अनपढ़ थे? तो स्कूल में जाने का हम लोग को अवसर नहीं मिला, और यहाँ के जो मतलब कर्जा चलाने वाले, उसको नियोजक जो कहते हैं, वो पैसा माँ बाप को दे देते थे, 200, 400, 500 उसको बंधक रख देते थे और अपनी यहाँ बुनाई कराते थे। तो बहुत मारते थे हम लोगों को बचपन में। अच्छा। स्कूल से पकड़ लाते थे हम लोग, कभी इच्छा करती थी हम लोग जाते थे स्कूल में तो वहाँ से पकड़ लाते थे, कहीं भाग जाते थे इधर उधर, तो वहाँ खोज कर लाकर मारते थे, पीटते थे और बुनाई कराते थे 12-12 घंटा। तो ये लड़ाई मुझे बहुत उस समय खलता था, जब मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरी गरीबी जो थी, मेरे परिवार के लोग गरीब थे, इसलिए नहीं पढ़ा सके। और यहाँ के माहौल ऐसा खराब था मुबारकपुर का कि सारे लोग बुनाई पर भागते थे। तो जब मुझे, और मैं सोचा था कि जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इसका जरूर विरोध करूंगा। तो आप समझ जाइए कि इसे बुनाई के विषय में, तो बुनाई का तो नहीं मैं विरोध किया, लेकिन मैं पढ़ाई के लिए बहुत सपोर्ट किया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ का जो बुनकर है वो मतलब कहीं जाता है तो अपना नाम नहीं पढ़ पाता है, कहीं बोर्ड नहीं पढ़ पाता है, तो ये चीज मैं देखा तो मैं बहुत विरोध किया। बाल श्रमिकों के जो बुनाई करवाते थे, जो उनसे कर्जा बिनवाते थे, जो बिहार से और अन्य प्रदेश से और दूसरे जिले से आकर यहाँ बाल श्रमिक बुनाई करते थे, तो मैं बहुत विरोध किया, मतलब 90 के पहले। और इतना विरोध किया कि कुछ लोगों पर
श्रम विभाग ने मुकदमा चलाया, उस पर जुर्माना लगवाया और अधिक संख्या में यहाँ के लोग मतलब 50,000 से ज़्यादा मेरा मानना है कि बाल श्रमिक बंद हो गए, जो बाहर से आना बंद हो गए, यहाँ से कारोबार में नहीं जाना बंद किए। और यहाँ के जो शिक्षित वर्ग है, शिक्षा जो है, मैं एक बाल श्रम विद्यालय भी चलवाया था 40 आजमगढ़ में और 20 जिला मऊ में। तो ये लड़ाई लड़कर हम लोग काम किए, लेकिन मुझे अब बहुत खुशी होती है कि जो बच्चे कॉपी किताब छोड़ के, स्कूल छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के कारोबार में भागते थे और अपनी ज़िंदगी बेकार कर देते थे, आज मुबारकपुर में मेरा विरोध तो बहुत हुआ, ज़बरदस्त विरोध हुआ, लोग गालियां देते थे और तरह तरह दुश्मनी भी हुई। लेकिन मुझे आज बहुत खुशी है कि जो मना करते थे पढ़ाई के लिए, जो पैसे का ख्वाब दिखाते थे, आज उनके लड़के बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी लड़कियां पढ़ रही हैं और सभी लोग स्कूल जाते हैं। मैं जब सवेरे देखता हूं, चाहे किसी जात धर्म का बच्चा और बच्ची जब स्कूल जाते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूं कि एक दिन हम भी थे तो हम लोग को ये दिन देखने का अवसर नहीं मिला। और बचपन में मार खाते, सवेरे सूखी रोटी लेकर करगा बीनने जाते थे, लेकिन आज बच्चे सवेरे अपने माँ बाप के खुशी से बात मानकर स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो देखिए मुबारकपुर में शिक्षा का मतलब बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ा है और सारे लोग पढ़ रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूँ कोई भी यहाँ का, चाहे पूंजीपति हो चाहे बुनाने वाला हो, सभी पढ़ा रहे हैं। आज जो पढ़ रहा है वो इस कारोबार में नहीं आ रहा है। अच्छा, विभिन्न प्रकार का कारोबार उनका हो जा रहा है। मतलब 100 लड़के पढ़ेंगे, 100 तरह का कारोबार करेंगे, 100 जगह जाएंगे। तो इस तरह का देखिए मुबारकपुर का विकास तो बहुत हुआ बुनकरों के लिए, और बुनकरों की भी लड़ाई में लड़ा हूँ। अच्छा, ये नहीं कि मैं बाल श्रमिक की लड़ाई, यहाँ के कारोबार में बुनकरों की जबरदस्त लड़ाई लड़ा हूँ और उसमें मैं मीटिंग भी यहाँ के लोगों को मिलाकर किया। लेकिन यहाँ के कारोबार को ध्वस्त करने के लिए कुछ लोग, आप समझ जाइए कि हाँ क्या कहा जाए, सरकारी जो है वो लोग अपना तरह तरह की जो सरकारी ये है, क्या उसको कहते हैं, सोसाइटी बनाकर इस कारोबार से मुबारकपुर को बदनाम किए और मुबारकपुर का कारोबार बिखर गया। और इस समय तो पता चला कि बड़ी यहाँ महंगाई है, लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी मजदूरियाँ कम हो जा रही हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जनता का भी दोष है, अधिकारी देना चाहती है, वो उनको न देकर किसी सोसाइटी वालों के जरिए देते, सोसाइटी वाले अपना भला करते हैं और इसमें जो अधिकारी कर्मचारी मिले रहते हैं। तो मुबारकपुर को बदनाम किया गया। और देखिए मैं मुबारकपुर के कारोबार से जुड़ा था बचपन से, आज भी जुड़ा हूँ। मैं इतनी बड़ी लड़ाई, जीवित मृतक की लड़ाई लड़ा हूँ, तरह तरह बम्बई और दिल्ली और लखनऊ वगैरह, इलाहाबाद में गया हूँ। तो बनारसी साड़ी अपने बैग में रख कर जाता था और उसी साड़ी को बेचकर अपनी लड़ाई को लड़ता था, चाहे चुनाव लड़ना हो, चाहे किसी अधिकारी से मिलना हो। तो ये समझिए यहाँ की बनारसी साड़ी मेरे लिए एक रोजी है और मेरा सम्मान है। मैं इसके लिए कभी अवसर नहीं पाया, न अवसर पाऊंगा तो जैसे मैं विरोध किया उसी तरह से अवसर पाऊंगा तो मैं बिल्कुल बुनकरों के लिए लड़ाई लड़ूंगा और मदद करूंगा। लेकिन मैं तो मजबूर हूं, क्योंकि मैं इसे बनारसी साड़ी के से मैं उभरा हूं और अपनी 18 वर्ष की लड़ाई में इसी सहयोग से लड़ा हूं। तो मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, मुझे अवसर तो नहीं मिला, लेकिन मैं अपने बच्चियों को पढ़ाया। मेरी 2 बेटियां हैं, MA BEd हैं, लड़का M.Com है, मेरी बहू है वो भी MA BEd है। तो हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन गरीबी में, लेकिन ये है कि बच्चों को शिक्षा दिया गया है किसी तरह से, और बच्चे अब भविष्य में देखिए क्या करेंगे। और जो हमारे मुबारकपुर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, मैं तो समझ रहा हूँ ये 90 के बाद ज़्यादा शिक्षा की तरफ बढ़े हैं। बच्चियां पढ़ रही हैं, उतने बच्चे नहीं पढ़ रहे। ये हमारे बच्चों की कमी है और रहेगी तो आप समझ जाइए कि यहाँ के लोगों के लिए बड़ी समस्या बन जाएगी। जो शिक्षित लड़की हैं वो अनपढ़ के साथ तो शादी करेंगी नहीं, जी, न उनका परिवार कोई करेगा। तो ये आने वाली पीढ़ियां जो है बहुत एक जटिल समस्या होगी। इसलिए बच्चों को अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और पढ़ने के बाद जो भी करें, किसी क्षेत्र में जाएं, उद्योग क्षेत्र में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, नेतागिरी में जाएं या और कोई कारोबार, लेकिन पढ़ना जरूरी। पढ़कर
इंसान बहुत कुछ बनता है। सबसे बड़ी दौलत पढ़ना। जी जी। सारे धर्मों की रक्षा करने वाला संविधान है। जी। चाहे कोई धर्म है, सबकी रक्षा करने वाला संविधान है। तो मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि संविधान के प्रति सभी लोग पढ़ें। जब संविधान को पढ़ेंगे तभी जानेंगे, तभी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकते हैं। जब संविधान नहीं पढ़ेंगे, धर्म में फंसे रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। आप आगे बढ़िए, ऊंचाई पर बढ़िए, संविधान को पढ़िए, आगे बढ़िए। मैं आने वाले युवकों को, आने वाले बच्चों को ये निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग संविधान को जरूर पढ़ें। किसी धर्म के हो, आप धर्म को पढ़िए, मानिए, लेकिन संविधान को पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यही आपकी रक्षा करने वाला हमारे भारत का संविधान है। तो अंकल जी, अभी आप रह रहे हैं अमिलो में, तो यहाँ पे आपका आना कैसे हुआ? देखिए, मेरा घर है ग्राम खलीलाबाद, संजरपुर। हमारे पिताजी बचपन में, मेरी उम्र लगभग 7-8 महीने की थी तभी मर गए थे, और हम अपने माँ के साथ यहाँ आए अमिलो में, और यहाँ हमारा पालन पोषण हुआ और यहीं हम बुनाई करने लगे। तभी से हम यहाँ रहते थे और ग्राम खलीलाबाद आते जाते रहे। तो हमारे आने का मतलब यहाँ ननिहाल, हमारे मतलब ननिहाल के यहाँ समझ जाइए, हमारी माँ की मौसी रही यहाँ। अच्छा। तो ननिहाल के यहाँ से हमारा पालन पोषण हुआ है और यहीं हम तभी से हैं। तो अंकल जी, अभी आपके ऊपर एक मूवी बनने वाली है, तो उसके बारे में आप कुछ बता दें। हाँ, देखिए, एक मूवी बनने वाली है। माननीय श्री इम्तियाज हुसैन फिल्म राइटर बॉम्बे में रहते हैं, हमारे आजमगढ़ जिले के हैं, और वो एक फिर लिख रहे हैं। एक पहले वो लिख चुके थे, कागज फिल्म जो बनी थी उसी के वो लिखे थे, लेकिन उसमें कुछ तोड़ मरोड़ का कहानी को लिखा गया है। तो अब ये दूसरी फिल्म लिख रहे हैं, इंसान और इंसानियत। इंसान और इंसानियत। तो इंसान और इंसानियत कब आएगी, कैसे आएगी, ये विशेष तो इम्तियाज हुसैन जानेंगे, लेकिन लिख रहे हैं और उसमें मुझे उम्मीद है कि वो नए ढंग से लिख रहे हैं। अच्छा। वो उस कहानी से जो कागज फिल्म बनी है और इससे बहुत जमीन आसमान का अंतर मैं देख रहा हूँ। अच्छा। तो ये बड़ी अच्छी कहानी है और समाज के लिए, देश के लिए, न्याय के लिए एक जागरूक करने के लिए फिल्म होगी। अंकल जी, न्यूज़ में पता चला है कि आपने किसी और आदमी को भी जिंदा कराए हैं, तो इसके पीछे क्या है? हाँ, ये अभी सही है। अभी एक आदमी 35 वर्ष पर तहसील मार्टिनगंज वो जीवित हुआ है। 35 वर्ष पर उसको 35 वर्ष पहले मृत घोषित कर दिया गया था और अभी उसकी लड़ाई लड़कर हम लोग जीवित कराए हैं। अभी भविष्य में देखना, अभी तो 27 करोड़ रुपया का सरकार से मांग किया है, तो देखिए क्या होता है। और अंकल जी, ये 9 तारीख को जो है, 9 जनवरी को आपका पुनर्विवाह के बारे में कुछ बातें आ रही हैं, तो ये क्या है? देखिए, ये पुनर्विवाह नहीं है, जन आंदोलन का एक जन संदेश है। अच्छा। ये जागरूकता अभियान है। अब हमारी उम्र 70 वर्ष हो गई है तो हम पुनः शादी क्या करेंगे? जी जी। लेकिन हम एक संदेश देना चाहते हैं समाज को, इसी बहाने हम जागरूक करना चाहते हैं और एक नई चीज है। और इसमें मैं सोच रहा हूं कि जब आप लोग आएंगे तो पता चलेगा कि जो जीवित को मृत घोषित किया जाता है, धोखाधड़ी करके दूसरों की जमीनें, मकानों को हड़प लिया जाता है, इसके लिए एक जागरूक अभियान है और एक समझिए कि आंदोलन। अच्छा। अच्छा। जन चेतना, जन जागरूकता अभियान, जो भी कह लीजिए, तो इससे समाज को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम हमेशा अहिंसक पूर्वक विचारों की क्रांति, अनोखे संघर्षों से इस लड़ाई को लड़े हैं और 47 वर्षों से लड़ रहे हैं। कभी भी हम मतलब अपराध नहीं करना चाहते हैं। अगर हम धरना प्रदर्शन करेंगे तो सरकार हमारे ऊपर मुकदमा कर देगी, लाठीचार्ज कर देगी, तो हम अपनी बात कैसे कहें? अब तो अपनी बात कोई कहने के लिए भी नहीं कह पाता जो कहना चाहता असलियत को, इसलिए कि सरकार
उसकी बात सुनेगी नहीं, उसके ऊपर मुकदमा कर देगी, उसको तरह तरह की परेशान करेगी। तो हम इससे एक शांतिपूर्वक अपने अशुभ पुनर्विवाह के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग आइए, आप लोगों का स्वागत है। जी जी अंकल जी। मैं तो भाई मीडिया और जनता के का आभारी हूँ कि लोग इसे संगठन को, इसे संघ को हमारी लड़ाई में न्याय के प्रति जागरूक कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, बधाई देता हूँ। तो अंकल जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमें शेयर की। आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा अंकल जी। आप जैसे लोग ही हमारे मेंटर हैं और हम ही लोग, आप लोग से ही बहुत सारी चीज़ों आपसे सीखने मिलती है। तो आप जैसे लोग ही हमें बहुत आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा अंकल जी आपसे मिलकर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, आपने जो ये स्टोरी देखी वो एक रियल बेसिस स्टोरी थी। जो आपने स्टोरी देखी लाल बिहारी मित्तल की थी। तो ये स्टोरी से हमें क्या सीखने को दोस्तों मिलता है कि एक अनपढ़ आदमी जो कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनाम भी मिला, अवार्ड भी मिला। तो कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है कि अगर एक इंसान कंसिस्टेंसी और जिंदगी में अड़ जाए तो कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है। एक अनपढ़ आदमी जैसा कि वो थे, उन्होंने कोई एजुकेशन नहीं दी और उनके पास कोई इल्म नहीं था, कोई भी एजुकेशन नहीं थी। वो एक अनपढ़ आदमी थे, लेकिन वो अपने आप से ही वादा कर लिए थे और अपने आप से ही लड़ गए थे। तो वो इतने आगे पहुंचे और जिन्हें जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनाम भी मिले और बहुत सारे इनाम। दोस्तों, इस बात के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। एंड कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो इसमें कंसिस्टेंसी और आपके दिल में पूरा इरादा होना चाहिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं भी लेके जा सकते हैं।